आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। और आज जुमा है, हमारा कम बोलने का दिन है, आपका ज़्यादा बोलने का दिन है। जिन नंबरों पे आप रब्ता कर सकेंगे वो स्क्रीन पे चलना शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि हम पहली कॉल लें, दो अहम ख़बरें हैं, वो मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। एक तो आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सुबह बलूचिस्तान का एक दूर दराज इलाका है दुक्की, जो कोयले की कानों के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ 20 मज़दूर जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया, 7 ज़ख्मी हो गए। इस जो लोग जहाँ भाग हुए हैं उनमें 4 अफ़गान शहरी हैं और बाकी का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के पश्तून इलाक़ों से है। हमलावरों ने जो कानों में इस्तेमाल होने वाली मशीन है वो भी नज़र आतिश करने की कोशिश की। इससे पहले भी यहाँ कोयला ले जाने वाले ट्रकों पे हमले हो चुके हैं, मज़दूर अगवा हो चुके हैं और सिक्योरिटी दस्तों पे भी हमले हो चुके हैं। मई में एक बारूदी सुरंग के धमाके में इसी इलाके में 2 मज़दूर जाँ बाक हुए थे और 17 ज़ख्मी हुए थे। और दूसरी ख़बर है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से, जहाँ कल तक कलअदम तंज़ीम जो है वो मेज़बान थी और आज उसी कलअदम तंज़ीम के जिरगे की जो मेज़बान है वो हुकूमत है सूबे की, जो कि परसों तक कलअदम तंज़ीम को इस जिरगे से रोक रही थी। आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने ऑन द स्पॉट जाके मकामी इंतज़ामिया को हिदायत दी कि बेहतरीन सहूलतें होनी चाहिए। और उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर जो हैं उनको लोगों ने घेर लिया और उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर जिंदाबाद के नारे लगाए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, चीफ़ मिनिस्टर हाउस से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है उसके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। तो ये 2 अहम नुकात और मैंने सोचा कि आपकी खिदमत। और काजी साहब जा रहे हैं, काजी साहब 25 को उनका फुल कोर्ट रेफरेंस उनका है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि नारे लगे गंडापुर साहब के, तो वो जो जरगा होना था वो तो नहीं हुआ ना आज? नहीं, अब जुमे की नमाज के बाद शुरू होना था, नहीं हुआ। अब पता नहीं हो गया, नहीं हुआ। आखिरी इत्तला ये थी कि वो जो अब मैं किस तरह से बोलूँगी कि नाम ले नहीं सकते, कलअदम तंजीम के जो लीडर हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा जो सारा सामान आना था, वो बड़ी स्क्रीन, साउंड सिस्टम, वो बीच में से किसी ने उठा लिया, तो आज शुरू नहीं हो सका। कारकुनान भी फंसे हुए थे, यकीन दहानी कराई थी। सीएम साहब वहाँ पहुंचे, वो कह रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब ने मरकज़ पे शदीद तनकीद की कि इस तरह की जो रैलियां हैं या जिरगे हैं, हम जो हैं हमारी रिवायत का हिस्सा हैं, ये कैसे रोक सकते हैं मरकज़ी हुकूमत। तो कल ये बेसिकली होगा और परसों तक ये कह रहे हैं कि जो भी, क्योंकि वो अदालत है ना जिरगा, जो भी फैसला होना है वो फिर कह रहे हैं कि हम इतवार तक करेंगे। हाँ ठीक है, तो वो इतवार को है, मंडे से SC शुरू है और 15 तारीख को PTI ने कहा है कि अगर उनको खान साहब तक रसाई नहीं मिली तो वो डी एक चौक बार फिर डी चौक में पहुंचे। लेकिन इस चक्कर में वो 4 ख़ानदान क्या सोच रहे होंगे जिनके 4 सबूत इसी जिरगे के मैदान में जहाँ भाग हो गए थे 3 दिन पहले फायरिंग से। हाँ बिल्कुल। तो ये ख़बरें हैं आज की। अब आपकी है बारी, फ़ोन लाइंस खुली हैं। पहली कॉल लेते हैं। राहिल अशर साहब कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी राहिल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, साफ शफाफ। अच्छा जी, मैं बात करूंगा आज थोड़ी सी हटके प्रोग्राम में क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि मैंने भी PI अंडर 19 से 78-79 में अंडर 19 टीम में था। हमारे जो उमर कुरैशी थे, बहुत काम किए हैं यार। उनके साहबजादे थे जावेद कुरैशी, अनिल दलपर, शोएब मोहम्मद, उनके साथ खेलिए। तो मुझे हमारी जो क्रिकेट जिस तरह जवाल पजीर हो रही है उसको देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। देखे ये स्टार्ट होती है 2019 से, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म जो इमरान खान थे उन्होंने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए। डिपार्टमेंट में स्पोर्ट बेस पे जो लड़के लिए जाते थे उनका काम होता था खेलना और उनको पे मिलती थी। वो डिपार्टमेंट बंद हुए तो उन्होंने उन लड़कों को फारिग कर दिया। वो पे जो खेलने वाले थे वो दाएं बाएं हो गए। फिर आपका उन्होंने अच्छा आज क्या सूरत हाल है? देखिए आज सूरत हाल ये इससे बदतर है हमारी टीम में। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मोहसिन नकवी साहब को इन्होंने 2 टोपियां क्यों पहनाई हुई हैं। भाई आप उनको खुद पहनी है, दीजिए। वो खुद भी तो टोपी पहना रहे हैं ना। उनको ये प्रोग्राम में उनकी तब आवाज जाएगी कि भाई आप हट जाएं, आप किसी को रास्ते मेरे ख्याल में उन तक कई आवाजें गई हैं। हमारी देखिए
और हॉकी ये वो गेम है जो कौम को यूनाइट करती है ना। बुनियादी मुतालबा ये है कि मोहसिन नकवी अपने ओहदे से हट जाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनको इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है ना, उनके बस में नहीं है सारी बातें। किसी को ढंग को लेकर इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके बस में है, इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल लें, उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं आज स्पोर्ट पे बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट में जो चेयरमैन है बोर्ड के, वो उनके बस का काम नजर नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए जिस तरह प्लेयरों की नहीं, वो तो मैं हो गया वो तो सारी बात आ गई आपकी बात में कि बहरहाल आप नाखुश हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। कई लोग नाखुश हैं। सुहेल मजहर साहब हैं। नहीं, मोहम्मद अकील साहब हैं अभी कराची से। मोहम्मद अकील साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। शिजा शाजिद साहब, मेरा 2 सवाल है। लास्ट वीक में आपने प्रोग्राम किया था, उसमें मेरे कॉल लग के डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, पहला सवाल मेरा ये है कि अभी कच्चे के इलाके में जो हमारे हालात चल रहे हैं लास्ट 2 से 3 साल से ना, उसमें इस तरीके से है कि अब अपने लास्ट वीक में देखा कि SHO को मारा, एक पूरी फैमिली को छोटे मासूम बच्चे समेत किडनैप कर लिया। अब हमारे ये जो लगते हैं 2 सूबों की हुकूमतें लगती हैं, ठीक है, सिंध के हमारे हुकूमत लगती है, पंजाब की लगती है। हमने किले मान लेते हैं बहुत, दोनों तरफ खराब थे। अब जो लास्ट अभी चल रहे हैं, अब इनके पास तो कंट्रोल 100% है ना, विफाक भी इन दोनों के पास है, 2 सूबे भी हैं। अभी इन्होंने लास्ट वीक आपने देखे 3 से 4 घंटे कॉल के ऊपर आर्मी को बुला लिया गया, पूरे इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, क्योंकि वो इंसानों की, वो ना VIP इंसानों की सिक्योरिटी देखनी थी। ये जो मासूम लोग हैं जो कच्चे के डाकू जिस तरीके से लटकाते हैं, सोल्जर्स अभी मर रहे हैं ना, तो वो क्या डिफेंस के लोग, वो क्या इंसान नहीं है? उनको कौन संभालेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल? अब लास्ट ईयर जो अभी हमारी निगरान हुकूमत थी, ब्रिगेडियर हारिस साहब ने उस दिन प्रोग्राम में एक बात की, बड़ा अफसोस हुआ कि उनके पास हेलीकॉप्टर गिराने की भी फैसिलिटी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप मुझे एक बात बताएं, ये फैसिलिटी कौन अवेल करा रहा है उनको? ठीक है, कौन रोकेगा? आर्मी को। आर्मी बिल्कुल बात सही है। और कितनी ऑपरेशंस हुए हैं जो आपने देखे हैं? अगर मैं 1849 से गिनूं तो 100 से ज़्यादा। ओके, आपकी हयाती में मेरा ख्याल है कोई 40 तो हुई होंगे। मेरे सामने पहला हुआ था। आपके सामने पहला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं सुहेल मजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से। वालेकुम सलाम। शाकिब साहब, मैं एक्चुअली दो सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे। पहला तो ये है कि अगर आप M2 पे लाहौर पहुंचे तो यहाँ पे तकरीबन टोल टैक्स पे ना कोई 12 वो है गेट्स हैं। उसमें ये है कि कुछ एक्सप्रेस हैं और कुछ कैश लेन्स हैं। एक्सप्रेस में अगर किसी का कम हो बैलेंस तो उसकी वजह से पीछे ट्रैफिक रुक जाती है। आज मैं जब लाहौर में दाखिल हो रहा था तो पीछे से तीनों लेन्स में वो लो बैलेंस वाले लोग आ गए और पीछे को 300 गाड़ी खड़ी हो गई। अब उसको तो क्या सजा मिलनी है, सब सजा हमें मिल रही थी जो पीछे खड़े थे कि इस्लामाबाद से आते हुए लाहौर तक आपके सोहेल साहब ये बताइए कि हम चूंकि खुद साहिब औलाद हैं, सजा को अगर कोई कुछ जी मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, करनी चाहिए आपसे सोहेल भाई वही जानना चाह रहा हूँ मैं कि चूंकि हम भी साहिब औलाद भी हैं और साहिब कार भी हैं, तो अगर किसी का बैलेंस अचानक कम हो जाए और वो टोल टैक्स पे, टोल प्लाजा पे स्टक हो जाए तो उसका तरीका क्या है कि वो क्या करना चाहिए उसे? और उसका ऐसे है कि वो कहते हैं जी आप पैसे जमा करवाएं और वहां से जब तक वो पैसे जमा करा के वापस आता है वो 10 मिनट लग जाते हैं। तो गाड़ी साइड में खड़ी कर देना गोया जो भी करना है। हाँ जी, गाड़ी खड़ी हो जाती है और लेन्स बंद हो जाती है। ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि कोई 1 किलोमीटर पहले कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आप पता कर सके कि मेरा बैलेंस, जैसे लोगों को खुद पता होना चाहिए, बैलेंस पता तो खुद होना चाहिए। ऑनलाइन है, आप बहुत ही जेन्युइन बात है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सीधी बात है, अगर फर्ज करें नहीं भी पता तो वो कहे कि अच्छा भाई मैं ज़रा साइड पे गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ ताकि ट्रैफिक चलता रहे और फिर मैं ये कर लेता हूँ काम। देखिए बंदे को खुद चेक करना चाहिए, कॉमन सेंस की बात, कॉमन सेंस की बात है यार। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर आप आ गए गलती से आ गए तो फिर आप गाड़ी साइड पे लगा लें। तो गाड़ी साइड पे लगाने का प्रोविजन होना चाहिए। यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि वो लाइन लग जाती है पीछे। होना चाहिए फिर भी मतलब थोड़ी सी तो बंदा अब कौन करना चाहिए ना। अब हमारे साथ हैं तस्नीम निज़ामानी। सोहेल मजहर हैं। अच्छा सोहेल मजहर हो गए। तस्नीम निज़ामानी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप 3 भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो पिछले दिनों वाक़या हुआ था डॉक्टर शाहनवाज कुंबर का, जी
जी हेलो जी जी बोले बोले बोले। हाँ जी, ये जो वाक़या हुआ था शाहनवाज कुंबर का, जो इसने हमें जो दुख दिया है वो अभी तक हम उस जो सदमे से हैं गुजर रहे हैं जी। और अभी तक ये जो पीपल पार्टी की जो हुकूमत है उसकी जो खामोशी है उसने हमें बहुत मायूस किया है। बेशक। और हमारा सियासी घराने से हमारा भी ताल्लुक रह चुका है और मेरे खुद वालिद साहब ने भी पीपी हुकूमत की आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं? जी 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 सुन रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने खुद इस हुकूमत पीपी की हुकूमत के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो मतलब हमारा ताल्लुक इंटीरियर, पहले मैं अपना तारुफ करा दूं, इंटीरियर सिंध से है, मेरा मातली शहर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बदीन है। और मेरे वालिद साहब ने ज़िया की आमरीत में 10 कोड़े भी खाए और 1 साल कैद भी काटा। और हमारी जो औरतें हैं वो पलियो साहब की पार्टी में रह चुकी हैं, सिंधानी तहरीक से उनका ताल्लुक हमारा रह चुका है और हम पलियो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। लेकिन जो हमें ये इस वाक़े ने जो हमें मतलब जो समझे के जो दुख दिया है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो खामोशी है वो उसने हमें समझो कि इतनी मायूसी दी है। और मेरा आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रोग्राम में सरदार शाह को बुलाएं और उससे जो मेरे 3 सवाल जो मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं जी, कि उसने कहा था कि मेरे शहर का वाक़या और जो तुम्हारे शहर का वाक़या है तो तुम उन लोगों के पास गए क्यों नहीं? और तुमने कहा था कि मेरे हुक्म पर डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को गिरफ्तार किया गया था। मैंने डीआईजी को बोला था कि उसको गिरफ्तार करें, तो उस रात आपने कहा था कि ये असेंबली में आपने तकरीर की थी, उसमें हवाला दिया था कि मेरा जो राब्ता था पुलिस से, तो सारी जो कार्रवाई हो रही थी क्या उसका पता नहीं था आपको? ठीक। और आपके उनके लवाकिन के पास पहुंचे क्यों नहीं? जब आपके शहर का वाक़या था ठीक है, तो आप उनके पास गए क्यों नहीं? ठीक है, ये 2 सवाल। और आज तक आपने जो ये इतनी एफआईआर करती है तो उनको जब आपके हुक्म पर एक बंदा एक बेगुनाह आदमी गिरफ्तार होता है तो जिनके ऊपर ये एफआईआर करती है तो वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ठीक, सही, ठीक, वैलिड सवाल है, बहुत अच्छे सवाल आते हैं। और अब दोबारा मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने पुलिस ऑफिसर्स को क्या हटा दिया, सस्पेंड किया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। कुछ नहीं, कुछ 2 पुलिस वाले मफरूर थे, उन्हें पंजाब पुलिस पकड़ के लाई और सिंध पुलिस के हवाले की। वो तो छोटे ऑफिसर है ना, डीआईजी और एसपी जो हैं। अगले हफ्ते इस पर एक तफसीली अपडेट करते हैं, फॉलो अप करते हैं। कुछ इसमें पेशरफ्त हुई है। कल यहाँ कराची में भी एक रैली है इतवार को, जी सॉरी इतवार 13 अक्टूबर को, तो जी ये 3 रवादारी मार्च, कराची प्रेस क्लब से सिंध रवादारी मार्च, तो ये कल है। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस पर कुछ काम किया है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के नेक्स्ट हुकूमत की रिपोर्ट भी आ गई है, उसी में नाम है सबके कि कौन कौन जिम्मेदार। वो तो पहले भी आ गई थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब उन्होंने इतना काम तो किया, इतना काम किया है, लेकिन मतलब इन्होंने माना कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, जाली पुलिस मुकाबला था। लेकिन तस्नीम साहिबा की जो सवालात हैं वो बजाएं, और जो सरदार शाह MNA गए थे वहाँ पर जिन्होंने भी फूल पहनाए थे, उसके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना, कुछ नहीं पता, उसका तस्करा गायब है। बिल्कुल ठीक है। सवाल तो कहीं और हो तो फिर कहना आसानी होती है, हमारे लिए भी ऐसा ही है जी। सॉरी, अगले कॉल आगे हमारे साथ कॉल्स फोन कॉल मोहम्मद फयाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं, ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा। नंबर 1 ये कि कराची एयरपोर्ट से एक फैमिली अपने भाई को सी ऑफ करने के बाद वो जैसे ही मेरान डिपो की तरफ आए, जो सुपर हाईवे की तरफ रोड जा रहा है, तो वहाँ आके उन्होंने जो है टैंकर ने उनको जो है हिट किया और 2 बच्चे जो है वो शहीद हो गए, 10 और 11 साल के बच्चे। और अगर आप वो तस्वीरें देख लेते तो अल्लाह ताला किसी के घर में आप जिंदगी में अल्लाह पाक ऐसा वाक़या ना रहे कि बच्चों की बहुत बुरी हालत थी। और एक बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में और मामू भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बच्चों को मानसेरा ले गए। इस रोड पे जो है मेरान डिपो और काजमाबाद के बाद
यूनिवर्सिटी की बच्चियां आना जाना लोग जाते हैं, तो इस पे ओवर ब्रिज होना चाहिए जो लोग रोड क्रॉस करते हैं, या फिर वहां पे जो है ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो ये डंपर लोडर और कंटेनर जो रात को 11-12 बजे का टाइम है इनका चलने का, लेकिन सर यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, कोई बिल्कुल वो नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये है कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है और वो सिर्फ अपने चक्रों में होती है, जो और रॉन्ग जो लोग आते हैं, आप रॉन्ग वालों को देख रहे होते हैं, वो लोग कि बाइक पे रॉन्ग आ रहा है, तो भाई आप उनको रॉन्ग वालों को रोकें और उनका चालान करें। आप जब 1-2 को चालान करेंगे, आप उनकी गाड़ियां बंद करें, बिल्कुल बाकी सब सेट हो जाएंगे। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि कराची पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। तो बात यह है कि आखिर कब तक हम 92 वर्ल्ड कप के जो हमारे पुराने हीरोज हैं, क्या वकार यूनुस, क्या जावेद, या अपने कहते हैं मोइन खान, या जितने नाम है, कभी एक आता है, कभी मोहम्मद यूसुफ आता है, कभी आकिब जावेद आता है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई नहीं। या फिर ये जो अंग्रेज आपने इतने पैसे दे के हायर किए, ये क्यों करने वो किया। और फिर पीसीबी ने अभी जो है रिसेंटली मिट्टी से जो बेचारा गरीब कन में एक कोच था और पाकिस्तान का 1 नंबर कोच है लाल कुमार, उसकी जो मुआहिदा था वो भी खत्म कर दिया। मिट्टी, आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि मिट्टी के इलाके का रहने वाला एक स्पोर्ट्समैन की अगर आप नौकरी खत्म कर दें तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो लाल कुमार को जिनके पास करोड़ों लाखों रुपए की इनकम है, जो होटल खोल रहे हैं अपने और वगैरह वगैरह, उनको आप रखते हैं, लेकिन जो ये पसमंदा एरिया जिस तरह मिट्टी हो गया वगैरह के, तो लाल कुमार का क्या कसूर है जो आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो इसलिए पीसीबी को चाहिए कि ऐसे लोगों को लेके आए जो मुखलिस हो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब भी कोई क्रिकेट के रिलेटेड कॉल आती है ना, मैं एक बार फिर बताने की दुआ करता हूँ कि मैं कभी क्रिकेट का फैन नहीं था, क्योंकि वैसे ही इतने ट्रॉमे हैं लाइफ में। ट्रॉमे है यार, ट्रॉमा नहीं है, ट्रॉमे है, पूरी मतलब बस्ती है, कबीला है ट्रॉमा का। सियासत में लोगों का खून चलता है, क्रिकेट में भी उतना ही चलता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार मतलब इतना सा खून है बंदा, मतलब कितना कहाँ जला है, कहाँ जला है। वक्फा ले ले। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं वजीर खान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कम से कम जो है मजदूरों की आवाज़ जो है आपके प्लेटफॉर्म से जो है वो हाईलाइट होती है, ताकि कोई ना कोई हमारी आवाज़ सुने। मैं पाकिस्तान स्टील मिल से बात कर रहा था, आपसे पहले भी एक मेरी बात हो चुकी है। जी जी। असल में सर अभी तक हमारा मसला जो है वो हम रिटायर एम्प्लॉइज का जो है वो अब तक हल नहीं हुआ, ताकि वो हमारे बकाया जात जो है वो हम 2021 से रिटायर हुए हैं, हमारे बकाया जात नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी के आलम में है। इसके लिए वजीर खजाना साहब के पास फाइल पड़ी हुई है, तो अब तक वो कोई मसला हल नहीं हुआ। तो यह वजीर साहब तल्ख हकीकत ये है कि बज़ाहिर लगता नहीं है कि ये मसला हल करना चाह रहे हैं। आपको पता है इनको वैसे ही 1000 लोगों के जेब भरने हैं, बदायगियाँ करनी हैं, और मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में शायद बिल्कुल एंड पर हैं। स्टील मिल फेडरल के लिए है या सूबा? फेडरल की है, वफाक की। अच्छा, वफाक का है। तो वो वफाक डज नॉट केयर अबाउट द स्टील। प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री मेरा ख्याल देखती थी, अब तो सारा अब ये प्राइवेटाइजेशन और उनको परवाह नहीं है। आई मीन जब आप देख रहे हैं कि मतलब ये जो नेशनल बैंक के पेंशन्स का केस है, कितने साल चला है, मुझे पता है ये डिफरेंट इशू है, कितने साल चला है और कितने साल रिव्यू पिटिशन फंसी रही है, और अब जजमेंट भी आ गई है, और अब कितने महीने हो गए कि अमल दरामद नहीं हुई। तो भाई देखो, पैसा लेना बड़ा आसान काम होता है, पैसा वापस करना ना किसी को जान जाती है, जान जाती। ठीक है जी। शरीफ मलिक साहब हैं? नहीं। हाँ, खुशाब से शरीफ मलिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने मौजूद तो आज किसी और पे बात करनी थी, लेकिन डॉक्टर शाहनवाज साहब वाला केस वो सामने आ गया है। मैंने कहा थोड़ा सा इस पे बात कर लूं। ये कोई पहला केस नहीं है सर, आपके सामने नकीबुल्लाह महसूद का केस है, शाहजेब का केस है, उसके बाद अपना नाजिम जोक्सियों का केस है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि कत्ल, अमूमन कत्ल के मुकदमे होते हैं ना,
उसमें सरकार मुद्दई होती है, सरकार बनाम फलाम। उसमें अमूमन 5 या 7 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। 2 बंदे जो हैं वो पुलिस तफ्तीश में बरी हो जाते हैं, बाकी जो बचते हैं उनमें से 2 सेशन कोर्ट से बरी हो जाते हैं, आगे जाके 2 बंदे हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं, जो आखिरी मुल्जिम होता है वो सुप्रीम कोर्ट से जाके बरी हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि हमारी ये कैसी रियासत है, हमने इंसाफ मकतूल को देना होता है, कातिल को तो नहीं देना होता जिस पे इल्जाम है। वाह क्या बात। इसका नतीजा ये निकलता है, ये निकलता है कि मैंने अपने इलाके में, हम आधा खुशाब जो है ये ट्राइबल एरिया है, मैंने कई मकतूलैन की बेवा को देखा है कि वो बच्चे के मुंह में निवाला ठोसती हैं और उसको कहती हैं मेरा पुत्र जल्दी जवान हो, तूने अपने बाप के कातिल से बदला लेना है। ये है हमारी रियासत। देखे 76 साल हमें गुजर गए हैं, हमने क्या किया है बहसियत कौम, बहसियत रियासत, हमने क्या किया है। 1978 में हमारे यहाँ सोने के जखीरे जो है वो दरियाफ्त हुए हैं, रेक्विडिक वाले और सैंडिक वाले। 45 ईयर्स हो गए हैं, हमने आज तक कितना सोना निकाला है वहां से। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी, कोई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मुझे बता दें जहाँ पे फैकल्टी हो माइनिंग की। हमारे यहाँ माइनिंग की फैकल्टी ही नहीं है सर। जो हमारी साइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी पे हमने करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं ताकि उनमें से वहां से कोई सोना या कापर जो है वो निकाल के न ले जाए। हमारे लिए वो सिक्योरिटी उनका मतलब बना हुआ है। दावा हमारा ये है कि हम सुपर पावर है, हमारे पास एटमी ताकत है, लेकिन हम कपड़े सीने वाली सुई और स्टेपलर की पिने चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आखिर ये रियासत कब रियासत बनेगी। पिछले 45 ईयर्स में 20 साल मार्शल लॉ ने गुजारे हैं और 25 साल जो है वो हाइब्रिड जमहूरियत ने गुजारे हैं। आखिर हम लोग कब तक, हम अपनी आगे वाली नस्ल को क्या पैगाम दें। हमारे बच्चे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मैं असल में तो यही बात करना चाहता था कि हमारे बच्चे पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। मैंने आज बिल्कुल जरूर आइएगा अगले प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम। क्या जुमला है यार, क्या इंसाफ तो मकतूल को फराहम करना है ना, कातिल को तो नहीं देना। वाह, हेडलाइन वाला, वाह हेडलाइन मटीरियल है। ब्रेक ले ले। जी, तो हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं कराची से हुसैन फातमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी आप लोगों ने जिक्र किया रवादारी मार्च का जो 13 अक्टूबर को 3 बजे 3 तलवार से है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम सिविल सोसाइटी की तरफ से मुसलसल थ्रेडिंग किस्म के व्हाट्सएप मैसेज चलाए जा रहे हैं कि इस मार्च को कैंसिल किया जाए, अदरवाइज अगर कोई बड़ा वाकया जन्म लेता है तो उसकी जिम्मेदारी तमाम तर सिंध गवर्नमेंट के ऊपर होगी। और सिंध गवर्नमेंट का अभी तक इस मसले पे कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और दरअसल इसकी सूरत हाल भी ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मोहतरम जाकिर नाइक साहब ने कल अपने मुख्तलिफ एक गुफ्तगू में ये फरमाया कि वो खवातीन जिनकी शादी नहीं हो पा रही उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर लें या वो बाजारी औरत बन जाए, फिर वो बाजारू औरत बन जाए। तो इस वक्त पेमरा का वो जो क्या कहते हैं अहकामात हैं, वो इस पे नोटिस क्यों नहीं लिया गया? उनके लिए ये इशू नहीं है जी, उनके लिए ये जाकिर नाइक पेमरा के तहत नहीं आते। नहीं, जाकिर नाइक पेमरा के तहत नहीं आते तो फिर छोड़ दे, फिर इस मुल्क को जंगल का कानून बना दें। वो तो है तारीख में खिलाफत मूवमेंट में किसी मूवमेंट में ये बता दिया जाए कि जहां पर खवातीन का किरदार कम रहा हो। फातमी साहब, आपकी बात आप जो हमें कन्विंस कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी कन्विंस हैं, हम आपके साथ ही। और जिन्हें कन्विंस नहीं होना वो कभी भी कन्विंस नहीं होंगे। लिहाजा दोनों। और पेमरा का ये है कि जब वो सिलेक्टिव होता है काफी। और भी कई बातें एक पोस्ट ऑफिस के अभी। और हमें ये भी सोचना चाहिए ना, हमने जाकिर नाइक साहब को स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया तो है, लेकिन उनके मुसलसल बयानात ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को दुख हो रहा है, कहीं अफसोस हो रहा है। तो मेरा ख्याल है वो उनके बारे में भी आगाही बढ़ रही है लोगों को। वैसे उनका आना अच्छा हुआ। हाँ, एक तरह से बिल्कुल। ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये बाजारी औरत वाली, ये मेरा ख्याल है कि यहाँ की नहीं है, ये पहले की है। पॉइंट इज, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस तरह की बातें करते हैं हम सबको पहले से पता है। ठीक है। अच्छा, ये ख्वाजा सराओं के लिए भी उन्होंने एक काफ़ी एक
नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और मतलब पता नहीं यार। अच्छा, इन्होंने पहले जो बात की कि वो परसों जो मार्च हो रहा है, उमूमन ये जो 3 तलवार पे से जो मार्च हो रहे होते हैं तो पुलिस होती है, सिक्योरिटी भी देती है। और इस दफ़ा मैं देख रहा था कि जो मेरा ख्याल है कि जो DIG साउथ हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई परमिशन हमने ग्रांट नहीं की है। और अगर दूसरी तरफ, अच्छा देखिए, रवादारी मार्च है, वहाँ पे किसी के खिलाफ नारे नहीं लगेंगे। वो ये है कि जी कि हमें अमन चैन से रहना है, साथ चलना है, जो भी आपका अकीदा है। इससे पता नहीं थ्रेट जो है। अच्छा, मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये है एक क्लियर केस एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर का, उसके खिलाफ मार्च हो रही है, किसको क्यों एतराज होना चाहिए? हाँ, क्या उसमें किसको एतराज है? जब गवर्नमेंट ने खुद कहा आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? आप गिल्टी क्यों फील क्यों आपको गिल्टी नहीं है कि आपने लोगों को मारना है, कत्ल करना है, यही है ना, खुद ही फैसला सुनाना है? ये मतलब मुझे लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, यही है। और अगर आप उस पर एतराज करते हैं तो फिर मसला आप में है। मसला आप में, मसला आप में। तो थैंक यू फॉर योर कॉल। आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं अहमद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर पहले तो तीनों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, मेरा एक तो तरीका ये है कि जो हम पूरी प्रॉब्लम्स देखते हैं ये एक हम पिक्सल में देखते हैं, बिगर पिक्चर नहीं देखते। मैं आपको बता दूं, हम अगर कर्टिसी टू मोहम्मद अहमद जुबैर साहब, जो कि हमारे, मेरी आपसे एक दफा पहले भी बात हुई थी, मोहम्मद अहमद जुबैर साहब जो हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे हैं आज से 2 साल पहले, मोहम्मद जुबैर, और उनकी पॉडकास्ट हुई थी एक TBD के साथ। मैं आपको उनको शायद डिस्कशन का मौका नहीं मिला क्योंकि आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप इस पे ज्यादा बेहतर दिमाग भी हैं आपके, आप सोच भी सकते हैं। देखिए सर, हमारे ख्याल में, उनके ख्याल में ना, मैं उन्हीं की तरफ को कोट कर रहा हूँ, जी, वी आर ऑन द कस्प ऑफ 3rd रिपब्लिक। मतलब एक वो था जो 47 से 71 तक था, फिर हमने जब एक हिस्सा अपना गवा दिया तो उसके बाद 73 में हमने एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा एक नया शुरू हुआ। आप भुट्टो साहब को देख लें, भुट्टो साहब ने फ्रेंचाइज किया पहली दफा हम लोगों को। तो हम थर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हैं, जी अब हम 3rd की तरफ हैं क्योंकि 2013 तक जो लोग यहाँ पे थे, इंटरनेट आम हो गया, लोगों के पास वॉइस आ गई। पहले तो जिनके पास पासपोर्ट, ठीक है, ये सब हो गया, अब हम तीसरे मोड पे हैं, अब आगे क्या करना है? अच्छा, अब देख ले, अल्टीमेटली अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें, हम बाकी मुल्कों की तरह देखते हैं। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, अगर आप इंडोनेशिया को देखें तो 93 से 95 तक वहां पे मॉब लिंचिंग्स हुई, हर चीज हुई वहां पे, यहाँ तक कि ब्लास्फेमी के भी हुए। लेकिन अब वहां पे उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया जो ऊपर वाले क्रिप्टो, हमारी जैसी हिस्ट्री थी, सुकारनो, स्वार्थो वगैरह, और वहां पे मतलब पेट भरेगा तो ऐसे वाकयात कम होंगे। जी देखिए, अल्टीमेटली जब आप लोगों को फ्रेंचाइज देंगे, उनकी वो देंगे, तो उसके अंदर ना ही फिर वो देखें, जब आप उनको इकोनॉमिक उनके आउटफ्लोज नहीं देते तो वो फिर एक ऐसा कार्ड यूज करते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक है, रिलीजन, ठीक है, बिल्कुल रिलीजन हो गया, वो फिर ब्लास्फेमी का लेते हैं जिसको कोई भी डिनाई नहीं करता। और अहमद रजा साहब, अगर ये जो आप कह रहे हैं कि ये खराबियां हैं कि इनको दूर हो जाएं तो ये मसले हल हो जाएंगे, फ़र्ज़ करें कि यही खराबियां अगर रियासत के नज़दीक खूबियां हो तो? सर देखें, मैं आपको बताऊं, ये इनएविटेबल है, मेरे अपने ख्याल में ना ये इनएविटेबल है। ठीक है, 71 तक वो रोकना चाह रहे थे लेकिन ये इनएविटेबल है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चीज हम यहाँ से बैठ के देखते हैं कि उन लोगों के लिए जो 2013 में इमरान ने और उस तरह के लोगों ने फोर्सी करके अपने आप को अकॉर्डिंगली, तो ठीक है रजा साहब, अगर इनएविटेबल है तो हो जाएगा ना? जी हो जाएगा, बस ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। ये सर इंटरेस्टिंग, ये एक होती है एक हिस्टोरिकल थियोरी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, कि कुछ कंडीशन से आपको गुजरना पड़ता है और फिर जब एक सर्टेन, जैसे मैं ख्याल फारूक तिरमिज़ी का भी एक तरह से यही एक मौक़िफ़ था कि यार जब कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं तो केक एक तरह से खुद ही बन जाता है। हाँ। अब ये अगेन इसकी यही कह रहे थे, मतलब बन रहा है या खराब हो रहा है, नहीं वो एक अलग बात है, केक एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में बन रहा है। और फिर अब उसमें फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार वो बेकर पे भी डिपेंड करता है, तो आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग, लेकिन केक ऑटोमेटिकली बन जाएगा, डिपेंड करता है उसका जायका कैसा होता है, ये भी क्वालिटी कैसी होती है, लेकिन केक बहरहाल बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि वक्त का जो ओवन है वो है। वाह वाह, द ओवन ऑफ टाइम, हाँ ये अच्छा जुमला है यार, वक्त का ओवन में लिख रहा हूँ।
अच्छा, फजलुर रहमान साहब हैं लाहौर से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम फजलुर रहमान साहब, पहले तो आप मुझे बताएं कि आप आईनी अदालत के हक में हैं या नहीं है? और मैं तो आईनी अदालत में हक में हूँ, लेकिन सर आप दूसरे फजलुर रहमान हैं, सॉरी लाहौर से बात करो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी, मेरा ख्याल था मौलाना अच्छा, साहब। सर मैं 3 हवाले से बात करना चाहता हूँ। एक तो महंगाई के हवाले से और दूसरा हॉस्पिटल के हवाले से। 3 तरह का सवाल करूंगा मैं सर आपसे। ठीक है, हाँ बताएं। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महंगाई है, इतने हमारे हालात खराब हैं, ये सड़कों पे और हॉस्पिटल पे और इधर उधर पैसे लगा रहे हैं और फजूल लगा रहे हैं। इससे अच्छा था कि आवाम को कोई रिलीफ दे देते। आप ये बात तो आप खुद समझेंगे। इससे अच्छा था खरबों रुपया इन्होंने लगाया और वो भी किसी काम का नहीं सर लगाया, बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है इन चीजों का। ठीक है सर, ये पैसे इतने ये कोई रिलीफ दे देते वो ठीक था। कहाँ लगाए पैसे? कौन सी रिलीफ दे देते? क्या करते सर? मैं ये मोहसिन नकवी ने हमारा रोड बनाया है, बंद रोड सगिया पुल से लेके आगे तक, खरबों रुपया सर लगा और फजूल लगा। एक्सीडेंट रोड ना बनाते रिलीफ दे देते। एक्सीडेंट अब शुरू हुए हैं, यकीन माने इतने हैवी एक्सीडेंट आ रहे हैं। मैं देखता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने हैवी एक्सीडेंट है। मैं उधर ठीक है, दूसरी कॉल आई है इस रोड के बारे में, पिछले हफ्ते भी कॉल आई थी इस रोड के बारे में। हाँ जी, दूसरा मसला क्या है? जी बोले जी अस्पताल के अंदर इतना पैसा लगा रहे हैं। अस्पताल, हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। अस्पताल के अंदर इतना पैसा लगा रहा है सर। एक मजे की बात सुनाइए, किस लिए लगा रहे हैं? ये आवाम के लिए नहीं लगा रहे, ये डॉक्टरों के ऊपर लग रहा है, ये डॉक्टरों के लिए महल बन रहे हैं सर। ना तो इनको आके किसी ने पूछना है, कोई दवाई सही लिख के दे रहा है, कोई इलाज कर रहा है। तो फिर क्या करें अगर अस्पताल ना बनाए? क्या करें? अस्पताल भी ना बनाए, रोड भी ना बनाए। ये अपना कानून ये कानून एक सही करे कि बंदा रखे। हर काम डॉक्टर एक बैठा होता है उधर अस्पताल के, एक डॉक्टर 2-3 दिन के डॉक्टर को ड्यूटी, ये डॉक्टर समझ सकता है। मेडिकल ठीक है। तो मतलब आपका कहना है कि पैसे खर्चे जा रहे हैं लेकिन सही जगह नहीं खर्चे। हाँ, वो बेसिकली ब्रिक एंड मोर्टर में गवर्नमेंट वाले पैसे बनाते हैं ना, सर्विस डिलीवरी नहीं है। मतलब के अस्पताल आपने बना दिया, उसमें गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस। स्कूल बना दिया, टीचर नहीं है, ऐसा है। गवर्नेंस का इशू और रोड बनाया गलत बनाया, वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये शिकायत, इसके बारे में बड़ी कंप्लेंट्स वैसे शिकायत है, नो डाउट। क्या करना है वक्फा? अच्छा, डॉक्टर अथर शारजा जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, आप बताएं। शाहिद भाई, आपकी गुज़िश्ता से पेवस्ता प्रोग्राम के हवाले से अर्ज करना चाहूँगा कि लगभग मैं 8 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और तकरीबन जब से ही शुरू हुआ ऑलमोस्ट जी। तो खास तौर पे मेरा खान साहब से सवाल है, बस खान साहब पे, क्या आप बाकी चैनल्स आपका प्रोग्राम नहीं देखते? 7 से 11 बजे तक मैंने परमानेंट टीवी बंद कर दिया है, आपका शो सिर्फ देखता हूँ, अब वो भी यूट्यूब पे देखने लग गया हूँ। क्या ये लोग हमारा शो बिल्कुल नहीं देखते? या हमारा शो इतना फारिग है? हम खुद नहीं देखते। क्या बात है यार, हमारा शो, थैंक यू। हम खुद नहीं देखते, नहीं हम तो देख सकते भी नहीं है। मतलब एक कंपटीटर दूसरे को देखता है कि क्या बात हो रही है, इतनी मेहनत की जाती है, पता चलता है। अब जरार की मैं नहीं जानता कितने बंदों पे मुश्तमिल टीम है, बट इनका जो तो वाकई बहुत मेहनत क्या है, टीम है, टीम नहीं है। करार की बात अपनी टीम है, रिसर्च टीम है। डेफिनेटली आपका जो मिडिल ईस्ट पे आपका वर्क है, खास तौर पे गजा की सिचुएशन पे, माशाल्लाह। हाँ, तो मेरे बाकी चैनल से ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को एक आध दफा देख लें और ये 7 से 4 तक एक हुकूमती नुमाइंदा, एक अपोजिशन का और एक दिफाई तज्जियाकार। हाँ, दिफाई तज्जियाकार। इससे हमारी जान छुड़ाएं, हम टीवी ऑन कर लेंगे, उस वक्त तक टीवी बंद है। देखिए सर, हमें तो सूट करता है ना फिर। हाँ। अगर आप इस तरह हमारे बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा शो, तो इससे बेहतर तो मतलब एजाज हमें दुनिया में नहीं मिल। लेकिन ये ना चॉइस तो है ना सबको अवेलेबल, कुछ लोगों को उसका चस्का है तो वो भले वो देखें। नहीं, सही कह रहे हैं आपको, अगर नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। क्यों यार, नहीं बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, वो अपनी अपना डॉक्टर साहब जिंदाबाद। यार मजे लिया करो शायद, यार मजे लिया करो, ठीक है। हर एक आगे बढ़े भी होते हैं, सीरियस आगे बढ़े, हर वक्त सीरियस, हर वक्त सीरियस आगे बढ़े। हाँ, क्या कोई है? नहीं, ब्रेक ले ले, मूड खराब कर दिया, ब्रेक ले ले। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं मुबश्शिर अहमद साहब, फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी तरफ से आप तीनों दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम सलाम। और आपके एक और दोस्त भी थे चौथे, जी, उनको भी मेरी तरफ से सलाम कह देना। मैं बोल दूंगा सर। आपके हम नाम आप जिस तरह आपके हम नाम, बिल्कुल सही बात है। जी बोले। जी सर, वो आपको बहुत बहुत उसकी मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि आप मजलूम लोगों की आवाज बनते हैं। जी, थैंक यू।
दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपको भी ठीक, इसी तरह आपका प्रोग्राम करते रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके। वाह वाह, सिर्फ दुआ देने के लिए फोन लोग किया है। कहेंगे हम प्लांट करा रहे हैं कॉल। सैयद मोहम्मद अली अबू धाबी से, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, क्या हाल है? बिल्कुल हाँ ठीक, आप बताएं सर। मुझे बात बताएं मोहम्मद अली साहब, ये सुना है आजकल काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यूएई के वीजा नहीं मिल रहे, या आप कुछ की तस्दीक कर सकते हैं, कुछ हमारे लिए बता सकते हैं हमें? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही ऐसा हो गया कि वो वीजा नहीं है। क्यों, क्या क्या मसला क्या हुआ है? अब मसला तो ये सब आप लोगों को पता होगा। आप लोग हमसे ज्यादा जो है वो बाखबर रहते हैं। आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं। अच्छा, अगर आप बताना नहीं चाह रहे तो खैर है, मतलब आपको हम किसी मुश्किल पोजीशन में नहीं डालना चाह रहे, लेकिन ये बड़ा इशू है। हाँ। अच्छा सॉरी, तो बताएं सर, आप बताएं, आपने कॉल कैसे फोन किया आपने? हम सवाल कर रहे हैं, अजीब बात है। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे आपसे शिकायत है सर। मैं आपका प्रोग्राम बहुत बाकायदगी से देखता हूँ। हाँ। और 2-4 दफा आपसे बात भी हो चुकी है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों आपने जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर तबसरा किया था, वो मुझे पसंद नहीं आया। इसलिए कि जो वो कहना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है वो सही तरीके से कह नहीं पाए, या आप लोगों ने उसको दूसरे अंदाज से जो है ना वो पेश किया। जी हो सकता है। उसमें वो जो एक लड़की ने सवाल किया था कि पाकिस्तान में या हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इस्लामी निज़ाम है और वहाँ पे हर तरह की बुराइयां मौजूद हैं। तो उसमें जो है वो डॉक्टर साहब नाराज भी हो गए थे लड़की के ऊपर कि भाई तुमने जो है वो किस तरीके से जो है, अगर इस्लामी निज़ाम है तो फिर ये बुराइयां क्यों हैं। अच्छा, उसमें जो है वो आप लोगों की तरफ से मैं समझता हूँ कि जाती हुई कि आपने जो है बजाय इसके कि वो डॉक्टर साहब जो कह रहे थे वो भी सही था और लड़की जो कह रही थी वो भी सही है। इसलिए अगर इस्लामी निज़ाम होगा, इस्लामी कवानीन होंगे, तो इस तरह की बुराइयां, इस तरह की जो है वो चीज़ें जो है वो नहीं सामने आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं थोड़ा सा अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, दोबारा वो वीडियो आप देखिएगा। वो जो लड़की सवाल कर रही है ना, उसमें वो इस्लामी निज़ाम की बात ही नहीं कर रही। वो कह रही है कि यहाँ भी मुसलमानों की अक्सरियत है, नमाज रोज़ा वगैरह जो है सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद का लफ्ज़ है, उसके बावजूद जो है वहाँ ये XYZ किस्म की जो है लानतें पाई जाती हैं। बेसिक सवाल उसका ये था। डॉक्टर साहब ने उसमें से इस्लामी निज़ाम का लफ्ज़ खींच के पता नहीं कैसे, और उन्होंने उसको स्किप कर दिया असल सवाल को। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि वो बच्ची जो है वो बेसिकली पूछना क्या चाह रही है, लेकिन वो लफ्जों में क्रिकेट खेल गए। हमें ऐसा लगा। ठीक है, दूसरी बात है मोहम्मद अली, लेकिन असल मुद्दे का फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात है मोहम्मद अली साहब कि इन दोनों में बराबरी तो नहीं है ना। हाँ, वो बात सुने, बात सुने ना, आपकी बात सुनिए, आप हमारे जवाब भी सुन लें। वो एक छोटी कम उम्र लड़की है और ये एक इंतहाई तजर्बेकार, इंतहाई स्किल्ड डिबेटर और आलिम दीन है। तो शायद जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है, आपने खुद कहा कि शायद उनसे भी गलती हुई है, वो तो डांटने लग गए ना यार। लड़की अच्छा, डांटने, बकायदा डांटा है, आप गलत हो, आपका सवाल गलत है, ये गलत बात ये है। दूसरी बात ये है मोहम्मद अली साहब, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँ। जिस आदमी को ये तक ना मालूम हो बुनियादी चीज कि दुनिया में कोई सवाल गलत नहीं होता, सिर्फ जवाब सही या गलत हो सकता है, तो उसके बारे में क्या बात की जाए? सीधी बात है। I mean, मतलब वहां पर अगर ये दिखाना है कि जी मैं तुम्हारे से बहुत बेहतर जानता हूँ, तुम मेरे सामने नहीं, वो सब ठीक है। वो कह रहे हैं सवाल गलत है। सवाल कैसे गलत हो सकता है? नहीं, सवाल तो गलत नहीं होता। ये है कि उसका जवाब तसल्ली बख्श होना चाहिए। हर सवाल का जवाब मौजूद है जी, ऐसा नहीं है कि सवाल का जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन हर एक का अपना अंदाज है जवाब देने का। अभी समझ में मेरा ख्याल है कि इतने कैलिबर के आलिम को एक तो मुशफ़िक़ाना अंदाज इख्तियार करना चाहिए था, दूसरे वो सवाल चूंकि 100% समझ चुके थे कि बच्ची जो है और उसने बच्ची ने कहा कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उर्दू, डॉक्टर साहब की भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। उसके बावजूद मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब उसका मफहूम समझ गए थे, उसके बावजूद उन्होंने स्किप किया, तो मुझे ये बददियानती लगी। मुझे भी। तो लेकिन चलें, आपके सवाल का शुक्रिया। अकबर बलोच कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। हेलो, बोलें, आप ऑन एयर हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है साफ। मैं अकबर बलोच बात कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की जो आइन है उसमें एक तरामीम की ज़रूरत
बहुत ज्यादा है जी। इखलाकियात से मुतालिक कोई एक तरामीम कर दें ताकि जो इखलाकियात के खिलाफ काम हो रहे हैं तो उस पर भी एक यानी कंप्रहेंसिव जो है ना एथिक मतलब क्या तरमीम करें, थोड़ा सा अमेंडमेंट की जाए, थोड़ा सा बताएं क्या तरमीम की जाए, किस बारे में? मतलब तरामीम से मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो आइन है ना उसमें सब कुछ मौजूद है, इखलाकियात मौजूद नहीं है। आइन में इखलाकियात मौजूद नहीं है? नहीं। अच्छा, मतलब आपका कोई खास तशवीश है किसी बारे में? जो मतलब मेरा ये कि आप किसी को मार दें, किसी को छोड़ दें, किसी से रिश्वत लें, किसी से बदइखलाकी करें तो आप मजहब के लिबाजे में चले जाएंगे या किसी और लिबाजे में चले जाएंगे, यानी आपको पनाह मिल जाती है। ये इसका आइन से मेरा ख्याल है ताल्लुक नहीं है और शायद मैं सवाल आपका समझ नहीं पाया हूँ या फ्रेम करने में क्रिमिनल लॉ में तो ये हमें पता है ना, क्रिमिनल लॉ का इशू शायद आप बताना चाह रहे हैं, इसका आइन से तो ताल्लुक नहीं। आइन का प्रीएम्बल अगर आप पढ़ लें तो वो तो शुरू ही इस बात से हो रहा है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की जो अमानत है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू ये कौम इस्तेमाल करेगी। आइन ही वहाँ से और शहरियों के हुकूक बताता है आइन, ठीक है ना। सो ये जो इखलाकियात वाली आपकी जो बात है ये तालीम और तरबियत से मेरे ख्याल और ये क्रिमिनल लॉ को इम्प्रूव कर अगर किया जाए मेरा ख्याल है कि उसकी जानिब शायद आप अगर हम आपके सवाल को समझ रहे हैं। हाँ शायद ये है अकबर बलोच साहब? नहीं है, चलें आगे बढ़ें। और कोई है कॉलर? हारिस अब्बासी इस्लामाबाद से। सर ये मेरी एक तजवीज़ है गवर्नमेंट को जी, जो पीटीआई के दौर में ना एक पोर्टल बना होता है, कंप्लेन पोर्टल जी, जिसमें हर बंदा चाहे वो गरीब हो या अमीर हो वो कंप्लेन कर सकता है, चाहे वो पुलिस वाले के खिलाफ हो या किसी अदारे के खिलाफ हो या किसी भी डिपार्टमेंट। जी। तो वो पोर्टल इन्होंने खत्म कर दिए। अच्छा। तो मेरी ये तजवीज़ है कि वो पोर्टल हर बंदा रीचेबल था, मतलब हर बंदा रीच कर सकता था, किसी के खिलाफ कंप्लेन करानी हो ना तो वो पोर्टल बहुत सही था। तो ये मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो पोर्टल दोबारा ऑन कर दिया जाए। ठीक है, चले, सही है। पोर्टल के मिक्स्ड रिजल्ट्स थे लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत एक एवेन्यू तो था ना। हाँ, एक एवेन्यू तो था। नहीं, थोड़ा बहुत एवेन्यू है लेकिन हमारे से कोई चीज हल नहीं होती। की भड़ास निकालने से या वहाँ पे सिर्फ भड़ास निकल सकती है, वहाँ पे फिर भी आपके पास 5-10% का इम्कान था कि शायद कुछ हो जाए। मेरा ख्याल 5-10%। चलें, गवर्नमेंट के लिए ये एक आइडिया है, मुफ्त मशवरे, इस पर गौर करें। हमें यहाँ पे आप इजाज़त दें, हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ। पीर को आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बखैर।